हाँ तो बच्चा लोग एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी सर्कल पर। आज हम नया वीडियो लेकर के आए हैं और जिसका नाम है संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। और आज हम देखेंगे कि संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का सिद्धांत क्या होता है, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की संरचना कैसी होती है, किस तरह से संयुक्त सूक्ष्मदर्शी बनाया जाता है और इस सूक्ष्मदर्शी में प्रतिबिंब कैसे बनता है इसको भी हम जानेंगे। और सबसे लास्ट में हम लोग देखेंगे संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता। ठीक, हर एक चीज को हम लोग बारीकी से समझेंगे धीरे धीरे। ठीक, मैं बहुत कम से कम लिखाने की कोशिश करूंगा और समझाने की कोशिश कुछ ज्यादा रहेगी। ठीक है, तो आप लोग मेरे साथ में बने रहेंगे लास्ट तक और लास्ट में आप लोग यही बोलेंगे सर समझ में आ गया। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज के लेक्चर को। ठीक है, तो संयुक्त सूक्ष्मदर्शी जिसको अपन लोग बोलते हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप। ठीक, तो उसको जरूरत क्यों पड़ती है? सबसे पहला क्वेश्चन यही आता है कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप है क्या और इसकी जरूरत कैसे पड़ती है। देखो, तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप लेंस से बना होता है। ठीक है, और इसकी जरूरत क्या होती है? इसकी जरूरत को ही हम बोलते हैं सिद्धांत। इसकी क्या जरूरत होती है? जैसे इसका नाम है सूक्ष्मदर्शी। सूक्ष्म का मतलब बहुत छोटी छोटी वस्तुओं का दर्शन करवाने वाला, यानी जो बहुत छोटी वस्तुओं को दिखा दे उसे हम कहते हैं सूक्ष्मदर्शी। ठीक है, यानी कहने का मतलब सिद्धांत ये निकल के आया कि जो बहुत छोटी वस्तुओं का, बहुत छोटी वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बना दे वो होता है सूक्ष्मदर्शी। जो सूक्ष्म वस्तुओं का बड़ा प्रतिबिंब बना दे वो क्या होता है? सूक्ष्मदर्शी होता है। ठीक, तो बस इतनी सी इसकी डेफिनेशन है। क्या होता है सिद्धांत इसका कि जो बहुत छोटी वस्तुएं अर्थात सूक्ष्म वस्तुओं का बहुत बड़ा प्रतिबिंब बना देता है उसको अपन क्या बोलते हैं? संयुक्त सूक्ष्मदर्शी बोलते हैं। ये इसी सिद्धांत पर कार्य करता है। अब हम बात करते हैं इसकी संरचना की। संरचना कैसी होती है? संरचना इसकी हम लोग दो स्टेप में समझेंगे। स्टेप नंबर फर्स्ट, स्टेप नंबर सेकेंड, दो स्टेप में इसकी संरचना हम लोग समझेंगे। क्या होती है संरचना? इसमें एक धातु की नली लगी होती है, धातु की नली लगी होती है। ठीक, धातु की नली, ये आप लोग जो देख रहे हैं ये यहां से लेकर यहां तक, यहां से यहां तक, इसमें धातु की एक नली है और इस धातु की नली में एक छोटी फोकस दूरी वाला, छोटी फोकस दूरी वाला उत्तल लेंस लगा होता है। छोटी फोकस दूरी वाला उत्तल लेंस लगा होता है। इसकी मैं संरचना बता रहा हूं, संरचना का फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गया। ठीक है, क्या होता है? धातु की एक नली लगी होती है जिस पर एक छोटी फोकस दूरी वाला उत्तल लेंस लगा होता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या है? इसमें धातु की एक दूसरी नली लगी होती है। ठीक है, धातु की एक नली और फिर इसके बाद धातु की दूसरी नली। ठीक है, ध्यान से समझना। धातु की अन्य नली, धातु की एक और नली होती है जिस पर बड़ी फोकस दूरी वाला, बड़ी फोकस दूरी वाला उत्तल लेंस लगा होता है। ठीक, जो छोटी फोकस दूरी वाला उत्तल लेंस होता है उसको हम अभिदृश्यक लेंस कहते हैं और जो बड़ी फोकस दूरी वाला लेंस लगा होता है उसको हम नेत्रिका लेंस कहते हैं। इन दोनों में एक और चीज होती है, ये दोनों जुड़े कैसे होते हैं पता है? ये दोनों नलियां आपस में, जैसे नली एक ये थी और एक ये थी, ये दोनों नलियां आपस में दंतुर दंड चक्र, दंतुर दंड चक्र व्यवस्था से जुड़ी होती है। ये दोनों नलियां आपस में दंतुर दंड चक्र व्यवस्था से जुड़ी होती है। अब ये दंतुर दंड चक्र व्यवस्था कौन सी बला का नाम है? हम बताते हैं कौन सी बला का नाम है। देखो, दंतुर दंड चक्र व्यवस्था क्या होती है? जैसे मान लिया हमारे पास एक ये नली है और एक दूसरी ये नली है, वैसे तो बहुत छोटी है लेकिन मान लो लंबी है, तो एक ये नली एक ये नली, इन दोनों नलियों को स्वास्थ्य गड़बड़ है, कोई बात नहीं, आप लोग कंप्रोमाइज करिए,
एक ये नली, एक ये नली। ये दोनों नलियां कैसे जुड़ रही हैं? इनमें स्क्रू बने हुए हैं, खांचे बने हुए हैं, जिनको हम घुमा के क्या कर सकते हैं, इसको कस सकते हैं। तो ठीक उसी तरह से ये जो दोनों नलियां होती हैं, ये दोनों भी एक दूसरे से दंतुर-दंड चक्र व्यवस्था द्वारा जुड़ी होती है। ठीक है, ये जो व्यवस्था है इसको हम दंतुर-दंड चक्र व्यवस्था कहते हैं। ठीक है, तो इन्हीं व्यवस्थाओं से भी जुड़ी होती है। ये इसीलिए ताकि इनकी ये जो दोनों लेंस हैं सॉरी, ये जो दोनों लेंस हैं इनको हम आगे पीछे खिसका सकें। ठीक है, आगे पीछे खिसकाने के लिए इसकी दंतुर-दंड चक्र व्यवस्था करी जाती है। अब देखो इसमें प्रतिबिंब कैसे बनता है। देखो कैसे प्रतिबिंब बनता है, समझना। ये छोटी फोकस दूरी वाला अभिदृश्यक लेंस है और इससे डी दूरी पर, मान लिया स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी डी। डी क्या है? स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी डी। अभिदृश्यक लेंस के सामने स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी डी पर एक वस्तु रखी है ए बी, बड़ी अच्छी वस्तु। ठीक, अब क्या करेंगे? प्रतिबिंब बनाएंगे हम इसका। तो नियम के अकॉर्डिंग पहली किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है, लेंस से अपवर्तित होती है, और लेंस से अपवर्तित होकर फोकस से होकर निकल जाती है, पहली किरण। दूसरी किरण अभिदृश्यक लेंस के ऑप्टिकल सेंटर से होते हुए जाएगी, और बिना विचलित हुए सीधे निकल जाती है। ठीक, पहली किरण समांतर जाके फोकस से निकल गई और दूसरी ऑप्टिकल सेंटर से निकल गई। ये दोनों किरणें एक दूसरे को जहां पर काट देती हैं वहां पर बन जाता है प्रतिबिंब। ये हमारी संरचना भाई बता रहा। ठीक, तो ये यहाँ पर ए बी का प्रतिबिंब बन गया ए डैश बी डैश। प्रतिबिंब कैसा है? वस्तु ऐसे रखी है, प्रतिबिंब इधर है, प्रतिबिंब उल्टा है और वास्तविक है। ये जो प्रतिबिंब है, ये प्रतिबिंब कैसा है? ये उल्टा है और वास्तविक है। प्रतिबिंब उल्टा है और वास्तविक है। अब भैया मेन बात बड़े ध्यान से सुनना, ये जो प्रतिबिंब उल्टा और वास्तविक है, ये इस लेंस का प्रतिबिंब है, लेकिन इस लेंस का ये वस्तु, इस लेंस के लिए ये वस्तु का काम करेगा। ठीक, बस यही है इसमें मेन बात। ठीक, ये वस्तु है, वस्तु का प्रतिबिंब इधर बना और ये प्रतिबिंब इस लेंस के लिए वस्तु का काम करेगी। तो ये वस्तु हो गई। अब अगर ये वस्तु है तो इसका प्रतिबिंब बनाओ। ठीक भाई, जब इसका प्रतिबिंब बनाएंगे तो क्या होगा? पहली किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है। ये देखो, ये पहली किरण मुख्य अक्ष के समांतर गई। ठीक भाई, ये मुख्य अक्ष के समांतर गई और इसके बाद फोकस से होकर निकल गई, तो फोकस से होकर निकल जाती है। दूसरी किरण प्रकाशिक केंद्र से होते हुए जाती है, दूसरी किरण प्रकाशिक केंद्र से होते हुए जाती है और बिना विचलित हुए सीधे निकल जाती है, निकल गई। अब सोचो, ये जो दोनों किरणें जा रही हैं उधर, ये क्या कभी आपस में एक दूसरे से मिलेंगे? कभी आपस में एक दूसरे से मिलेंगे? इनका मिलन हो पाएगा? संभव है? नहीं, ये उधर कभी नहीं मिलेंगे। इसलिए हम क्या करते हैं, जब ऐसी कंडीशन आ जाती है तो जबरदस्ती मिलाते हैं। तो इसको हम पीछे तक खींचेंगे, पीछे तक इसको लेके आएंगे, और ठीक उसी तरह से ये जो किरण है इसको भी पीछे तक लेकर के आएंगे, और ये दोनों किरणें जहां पर एक दूसरे से मिल जाएंगे वहां पे क्या बन जाएगा? इसका प्रतिबिंब। ठीक, ये बन गया इसका प्रतिबिंब। ठीक, वेरी सिंपल, ये इसका प्रतिबिंब बन गया। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर कि वस्तु थी इतनी सी, वो भी हमारे अकॉर्डिंग, बाकी वास्तव में तो बहुत छोटी होती है, एकदम चिन्नी सी, इतनी बड़ी कि जिसको हम देख ही नहीं सकते।
ठीक। और इसका प्रतिबिंब कितना बड़ा बना दिया हमने, प्रतिबिंब बना दिया इतना बड़ा, ठीक। ऐसे इतनी सी वस्तु का प्रतिबिंब इतना बड़ा बना, ठीक। तो आप लोग समझ गए होंगे कि ये जो संयुक्त सूक्ष्मदर्शी होता है ये क्यों इस्तेमाल किया जाता है। समझ में आया क्यों मुन्ना? चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये बात रही प्रतिबिंब के बनने की। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट था। एक वस्तु रखी थी स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पे, उसका हमने प्रतिबिंब बनाया यहाँ पर, और ये जो प्रतिबिंब है ये इस लेंस के लिए वस्तु का काम करेगा। इसका प्रतिबिंब बनाएंगे जो कि यहाँ पर बनेगा, और यह प्रतिबिंब वस्तु से बहुत बड़ा है, ठीक। तो ये प्रतिबिंब का बनना हो गया। अब हम समझते हैं इसकी आवर्धन क्षमता। तो आवर्धन क्षमता थोड़ा सा डिफिकल्ट है, थोड़ा सा इसको आगे बढ़ाना पड़ेगा। फटाफट पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर इसके बाद हम इधर समझाते हैं। अब देखो हम बात करते हैं इसके आवर्धन क्षमता की। आवर्धन क्षमता, तो आवर्धन क्षमता को प्रदर्शित करते हैं m से, और m इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है प्रतिबिंब का दर्शन कोण, प्रतिबिंब का दर्शन कोण, और अपॉन वस्तु का दर्शन कोण। प्रतिबिंब का दर्शन कोण और बटे में वस्तु का दर्शन कोण। देखो प्रतिबिंब का दर्शन कोण, तो प्रतिबिंब ये रखिए, ठीक। कहाँ रखिए भाई? ये प्रतिबिंब है, ए डैश बी डैश, नहीं ए डबल डैश और बी डबल डैश, ये प्रतिबिंब है। तो इसके सामने जो दर्शन कोण बन रहा है वो कहाँ पे बन रहा है? यहाँ पे बन रहा है। और ये प्रतिबिंब वाले दर्शन कोण को हमने मान लिया बीटा। तो ये m इक्वल बीटा अपॉन वस्तु का दर्शन कोण, वस्तु ये रखी है, और वस्तु से कौन सा कोण बन रहा है? ये कोण, और इस कोण को हमने मान लिया अल्फा। फॉर्मूला हो गया m इज इक्वल टू बीटा अपॉन अल्फा। देखो ध्यान से देखेंगे, m इज इक्वल टू, ये जो बीटा और अल्फा है, यानी बीटा और अल्फा, ये बहुत छोटे कोण हैं, ये बहुत छोटे कोण है, ठीक। तो ये बहुत छोटे कोण है, तो हम अल्फा को लिख सकते हैं, इधर देखो अल्फा को लिख सकते हैं 10 अल्फा, और बीटा को लिख सकते हैं 10 बीटा। 10 अल्फा इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है लंब बटे आधार, 10 बीटा का भी वही फॉर्मूला लंब बटे आधार। अल्फा के लिए लंब कितना होगा? अल्फा के लिए लंब होगा ए बी लिख दिया। आधार कितना होगा? ओ से ए तक, यानी ओ ए, सही है। अब इसी तरह से 10 बीटा के लिए लंब कितना होगा? 10 बीटा के लिए लंब हो जाएगा ए डैश बी डैश, तो यहाँ पे लिख दिया हमने ए डैश बी डैश, और बटे आधार कितना होगा? ई से ए डैश तक की दूरी, यानी ई से ए डैश। कोई दिक्कत वाली बात? रख दो यहाँ पे। तो m बराबर बीटा की जगह हम लिख सकते हैं ए डैश बी डैश अपॉन ई ए डैश, बटे अल्फा की जगह पे हम लिख सकते हैं ए बी अपॉन ओ ए। इसका इधर इधर मल्टीप्लाई करा देंगे तो ये हो जाएगा ए डैश बी डैश इंटू में ओ ए अपॉन, जरा मार्कर कम चल रहा है, जरा 1 मिनट रुकिएगा। इसको ट्राई करते हैं। ये हो जाएगा कितना? ये ई ए डैश, और ये हो जाएगा ए बी। देखो ए डैश और बी डैश अपॉन ए बी इंटू में ओ ए अपॉन ई ए डैश। देखो ये जो ओ ए है, ये ओ से ए तक की दूरी है,
जिसको हमने प्रतिबिंब की दूरी माना था, और ये स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी है d। ये स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी d पर रखा है, तो इसको तो हम भाई d कर सकते हैं, यानी जो OA है ये कितना है, d है। इसमें क्या करेंगे, ये इसके लिए देखो एक फॉर्मूला होता है, ये a डैश b डैश प्रतिबिंब की ऊंचाई है, और ये AB ये वस्तु की ऊंचाई है। इस चीज को समझना जरा। तो आवर्धन क्षमता बराबर फॉर्मूला होता है m बराबर y1 अपॉन y इक्वल टू v अपॉन u, यानी जो प्रतिबिंब है इसकी जगह पर हम v लिख सकते हैं और इसकी जगह पर u लिख सकते हैं। तो ये हो गया भैया कितना, ध्यान से देखना, a डैश b डैश प्रतिबिंब, तो यहां से प्रतिबिंब की दूरी, ये इसका प्रतिबिंब है, o अभिदृश्यक लेंस का प्रतिबिंब है, इसको हम बोलेंगे v नॉट, यानी VO अपॉन AB क्या है, ये वस्तु की लंबाई है, वस्तु की दूरी है। ये वस्तु की दूरी को हम U नॉट से प्रदर्शित करते हैं, U नॉट से प्रदर्शित करते हैं, और U हमेशा भाई साहब माइनस का होता है U हमेशा माइनस का होता है, ज्यादा नीचे जा रहा है, तो माइनस का V नॉट अपॉन U नॉट। और OA को हमने क्या लिखा, इसको लिखा D, और E से A की दूरी क्या है, E से A डैश तक की दूरी, ये क्या है, ये वस्तु की दूरी है, किसके लिए, ये वस्तु की दूरी है प्रतिबिंब मतलब नेत्रिका लेंस के लिए, ये नेत्रिका लेंस के वस्तु की दूरी है। तो नेत्रिका लेंस की वस्तु है तो वस्तु U, और नेत्रिका लेंस की है तो UE। कोई प्रॉब्लम वाली बात, ये हो गया आवर्धन क्षमता का फॉर्मूला, किसके लिए, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के लिए। ठीक है, अब इसमें भी देखो दो कंडीशन होती है, एक कब, जब वस्तु स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने, और दूसरी कब, जब वस्तु अनंत पर बने, आई मीन प्रतिबिंब, अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बने, तब आवर्धन क्षमता का फॉर्मूला क्या होगा, और दूसरा तब जब प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पे बने। तो पहले हम लोग देखते हैं स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी वाला, तो ये हमारा मेन फॉर्मूला निकल आया। ठीक है, अब ये हमारा मेन फॉर्मूला है, ये हमारा आवर्धन क्षमता का मेन फॉर्मूला निकल के आया, क्या, m इज इक्वल टू माइनस का V नॉट अपॉन U नॉट, और ब्रैकेट में D अपॉन FE, ये आवर्धन क्षमता। अब ये जो आवर्धन क्षमता है ये भी दो टाइप से है। ठीक, एक तो तब जब प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने, और एक तब जब प्रतिबिंब अनंत पर बने। ठीक है, तो एक एक करके हम लोग देखते हैं। पहली कंडीशन, जब वस्तु कहाँ पे हो, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पे, सॉरी प्रतिबिंब, जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी D पर हो। ठीक है, तो फॉर्मूला होता है 1 अपॉन एफ इज इक्वल टू 1 अपॉन वी, और माइनस का 1 अपॉन यू। ठीक, और ये अंतिम प्रतिबिंब बनेगा किस लेंस से, किस लेंस से बनेगा, इससे या इससे, तो आप कहोगे सर जी इससे बनेगा, क्योंकि अंतिम प्रतिबिंब यही बनाता है, नेत्रिका लेंस, तो नेत्रिका लेंस से बनेगा, तो इसलिए भैया हमने इसको FE, इसको VE, इसको UE बोल दिया। ठीक, अब ये 1 अपॉन FE इक्वल VE यानी प्रतिबिंब की दूरी, तो प्रतिबिंब बनेगी इस तरफ, और ये भी स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पे, तो इसलिए इसको हमने दिया माइनस का D, और ये हो गया माइनस का 1 अपॉन UE। कोई दिक्कत वाली बात, तो बस कर डालो, ये इधर आ जाएगा, तो 1 अपॉन FE प्लस 1 अपॉन D इज इक्वल टू 1 अपॉन UE। ठीक भाई, क्योंकि UE भी माइनस का होता है, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा।
भाई ले डालो एलसीएम वगैरह, जब एलसीएम वगैरह लेंगे इसका तो ये हो जाएगा एफ ई इंटू डी, और ये इधर डी और प्लस एफ ई इक्वल टू 1/UE। हाँ भाई, तो ये हो गया। अब इसके बाद ये जो डी है ये इधर चला जाएगा, ये हो जाएगा डी प्लस एफ ई अपॉन एफ ई इज इक्वल टू डी अपॉन यू ई। ये हो जाएगा डी अपॉन एफ ई प्लस एफ ई अपॉन एफ ई इज इक्वल टू डी अपॉन यू ई। एफ ई से एफ ई कट गया, यानी कि ये आ गया डी अपॉन एफ ई प्लस 1 इज इक्वल टू डी अपॉन यू ई, यानी डी अपॉन यू ई। यहाँ पे यू ई था, डी अपॉन यू ई की जगह पे हम क्या पुट कर सकते हैं, ये पुट कर सकते हैं। डी अपॉन यू ई की जगह पर हम ये लिख सकते हैं, तो लिख दो यहाँ पर डी अपॉन यू ई का मान m बराबर माइनस वी नॉट अपॉन यू नॉट और डी अपॉन यू ई में रखने पर। ठीक भाई, इस पे रख देंगे तो क्या होगा, देखो ध्यान से देखो, m इक्वल माइनस वी नॉट अपॉन यू नॉट और डी अपॉन यू ई की जगह हम कितना लिख देंगे, ये 1 पहले लिख दो और d अपॉन एफ ई। तो ये फॉर्मूला होता है हमारे इसके लिए, जब वस्तु का अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बन रहा हो तब। ठीक, अब इसकी सेकंड कंडीशन आती है, जब वस्तु का अंतिम प्रतिबिंब कहां पर बन रहा हो मुन्ना, कहां पर बन रहा हो, चल रहा है, जब अंतिम प्रतिबिंब बन रहा हो अनंत पे। अब चेक करते हैं कि अनंत पे अगर प्रतिबिंब बनेगा तो कैसा बनेगा। ठीक, वैसे आप समझ रहे हैं, आप लोग क्या देख रहे होगे, समय यही दिख रहा होगा सबको, कोई बात नहीं, देखो देखो, देखने की चीज देखने के लिए करवाया जाता है। अब देखो दूसरी कंडीशन है, दूसरी कंडीशन है जब प्रतिबिंब, कौन सा प्रतिबिंब, अंतिम प्रतिबिंब अनंत पे हो, कहां पे हो, अनंत पे, यानी अनंत पे होगा तो अंतिम प्रतिबिंब किसके कारण बनेगा, इसके कारण, नेत्रिका लेंस के कारण। भाई नेत्रिका के कारण बनेगा तो नेत्रिका लेंस, इसकी भाई फोकस दूरी कितनी हो जाएगी, फोकस दूरी रहेगी, कोई दिक्कत की बात नहीं है। यू नॉट कितना हो जाएगा, यूई 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 ये भाई माइनस का होता है, और वीई कितना हो जाएगा, अंतिम प्रतिबिंब अनंत पे बन रहा है, यानी वीई हो जाएगा कितना, इनफाइनाइट। इनफाइनाइट, तो इनफाइनाइट फॉर्मूला 1/Fe 1/Ve माइनस 1/UE, तो 1/Fe इज इक्वल टू 1/V की जगह माइनस का इनफाइनाइट रखेंगे तो -1/-V, तो माइनस माइनस प्लस, तो 1/Fe, और ये हो जाता है भाई मेरे 0, और ये 1/UE। बहुत सिंपल, यानी 1/Fe इक्वल 1/UE, बस खत्म सवाल। अब क्या करो, 1/UE का मान, ये जो मान आपने निकाला है ना, इसको कहीं दुरुपयोग नहीं करना, इसका सदुपयोग करना है। इसको उठाओ और यहां रखो, इसका मान हम कहां रखेंगे, m इक्वल -V0/U0
डी अपॉन एफ ई में कैसे रख 1 अपॉन यू ई का मान रख दो m इज इक्वल टू इसमें, ठीक। तो m इक्वल माइनस वी नॉट अपॉन यू नॉट, ठीक, डी, और ये 1 अपॉन यू ई, इसके इनटू में हम 1 मान सकते हैं। ये 1 अपॉन यू ई की जगह हम कितना लिख देंगे 1 अपॉन एफ ई। तो ये यहाँ पर ये ऐसे कर सकते हैं, ये इतना आ गया, ये यू ई बराबर हो जाएगा एफ ई के। तो यू ई की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं एफ ई, ठीक भाई। तो ये फॉर्मूला हो गया कब, इस फॉर्मूले का इस्तेमाल हम तब करेंगे जब वस्तु अनंत पर बन रही हो। जब वस्तु कहाँ पर बन रही हो, अनंत पर बन रही हो। तो इसी के साथ ये टॉपिक फिनिश होता है। अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो और ये समझ में आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो। थैंक यू।